हेलो फ्रेंड्स, अशोक IAS में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो हमने डे 9 तक जो है डिस्कस कर दिया था। आज डे 10 डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, आप देख ही रहे होंगे। एक हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मैं डेली बताता हूँ। उस प्रैक्टिस सीरीज में हम कोई भी क्या मतलब एक अच्छी खासी रिलेवेंट संस्थान है, वहाँ से मैं टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ। तो उन टेस्ट सीरीज कर क्या रहा हूँ, मतलब आप लोगों के लिए लिया हुआ है और उसका डेली में एक प्रश्न निकाल करके आप लोगों को कराता हूँ। ठीक, तो उन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। अभी पता नहीं चलेगा, समय आ जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए भी फोकस रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी हम सैटरडे संडे टाइम निकाल लिए हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। अभी क्या है कि हम प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। उसको क्या है कि समझा रहे हैं कि आप भी जो सिलेबस पढ़ें, जो भी आप अपना मटेरियल पढ़ रहे हो, उसमें क्या है कि पीवाईक्यूज को आप अगर एक तरफ देखे रहेंगे तो आपकी दिशा जो है बेहतर हो जाएगी, किस दिशा में आपको पढ़ना है। ऐसे तो फिर आप कुछ भी पढ़ते चले जाओगे। ठीक, इसलिए हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम ये प्रश्न जो है 10वां डे 10 है, इसको हम अभ्यास सीरीज, आपको पता ही होगा अभ्यास सीरीज बोल रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू का डिस्कस करते हैं। और जो प्रैक्टिस सीरीज है वहां पर हम टेस्ट सीरीज की जो है डिस्कशन करते हैं। टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन लेकर के आते हैं जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस को हम ध्यान रखते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का सपोर्ट तो बनता ही है। हिंदी माध्यम के लिए इतना मेहनत हम करके दे रहे हैं। आपको बताइए गवर्नेंस वगैरह पे कौन इतना ज्यादा जो है क्वेश्चन करा के दे रहा है। देखिए, जो भी करते हैं पैसा लेने लगते हैं, पेड कर देते हैं। हम आपको फ्री में इतना मटेरियल दे रहे हैं और आप किसी प्रकार का कोई आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखता है, तो फिर हम थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, मैं भी मेंटरशिप पे काम करता हूं तो मुझे वहां से अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लेकिन वही है कि फिर इस पे जो हम काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है बेहतर हो, तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे ये है कुछ दिन बाद में बंद कर दूंगा। क्योंकि कोई भी काम के लिए मोटिवेशन कब मिलता है, जब हमसे आप लोग जुड़ेंगे। जब आप जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगेगा और हम यहाँ से हट करके अपने जहाँ मेंटरशिप में बच्चे हैं वहां पर भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उन्हीं को बेहतर कंटेंट देंगे। हम सोचते हैं गांव में जो बच्चे बाहर नहीं आ सकते, जिनके पास पैसों की कमी है, क्योंकि मैंने भी वो समय देखा, झेला है, तो आप लोगों को भी वो चीजें झेलनी ना पड़े। आप गाँव पे, क्योंकि इंटरनेट तो सबको अवेलेबल है, इंटरनेट तो है ही है, तो इंटरनेट जब है तो इंटरनेट का फायदा उठा लीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट देखिए और उत्तर लेखन में सुधार करिए, IAS बनिए जा करके। ठीक है, तो सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए, मेरी रणनीति का हिस्सा जो है सिलेबस रहता है, तो सिलेबस आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 15 नंबर टॉपिक, 15 नंबर का जो कंटेंट है, GS सेकंड पेपर, आपको पता ही होगा, गवर्नेंस उसमें आता है। तो इतनी बेसिक समझ आपकी होगी तो उसका जो है 15 नंबर आपके पास अगर सिलेबस है तो 15 नंबर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने, क्योंकि पहले मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता था, यहाँ पर मैंने प्रश्न के साथ ही सिलेबस यहाँ पर लगा दिए। ये देखिए, प्रश्न को कहाँ से जोड़कर देखना, मतलब कैसे जुड़ा हुआ, किस प्रश्न के कहाँ पर ये सिलेबस जुड़ता है। ठीक, तो हम इसको पढ़ते हैं कि सत्यम कलंकपूर्ण कार्य। अब देखिए, कलंकपूर्ण कार्य जो है यहाँ पर यूपीएससी हिंदी में लिखा है, तो हम जो है हिंदी में लिखा हुआ तो तुरंत इंग्लिश में आते हैं। तो यहाँ पर सत्यम स्कैंडल लिखा हुआ है। ठीक, जो स्कैम वगैरह होते हैं, घोटाले होते हैं, उसको जो है बताया गया यहाँ पर। 2009 में ये बड़ा फेमस घोटाला हुआ था। तो सत्यम कलंकपूर्ण कार्य 2009 के प्रकाश में कारपोरेट शासन, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा करनी। अब क्या हो रहा था कि जो सत्यम घोटाला हुआ था 2009 में, उसके बाद से ये प्रश्न उठने लगा था कि जो कंपनियां हैं क्या उसमें भी घोटाले होते हैं। बताइए कि मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर हेर फेर किया गया, लोगों को जो है गुमराह किया गया, बताया गया। और जो संस्थान जो है सेबी में रजिस्टर्ड होते थे, उसमें जो है उनको भी गुमराह किया गया, लोगों से पैसा लिया गया। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो है घोटाला हुआ था। तो इसलिए हमें, हमारे जो है मतलब गवर्नेंस का पार्ट था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो यूपीएससी ने तुरंत दिमाग लगाया कि इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या टच होता है ये प्रश्न, तो हम, क्योंकि सिलेबस से इतर होकर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस देखना है। तो शासन व्यवस्था, ठीक है, हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शासन व्यवस्था में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको पढ़ ही रहा है। ठीक, उसमें पारदर्शिता आ गई क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। फिर जवाबदेही किसकी बनती है, कंपनी के मालिकों की बनती है, जिनका जनता का पैसा लगा हुआ है, उसमें निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। तो जवाबदेही बनती कि नहीं बनती। कि महत्वपूर्ण पक्ष ई गवर्नेंस,
अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। अब ये पूरा है। बाकी हमारे 3 टॉपिक मेन जुड़ रहे हैं, बाकी इनडायरेक्टली रूप से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है, तो उसको हम जो है यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। और मटेरियल हम ऐसा तैयार करके आपको देंगे कि वर्तमान में, क्योंकि कोई भी मटेरियल हम दे रहे हैं उसकी वर्तमान प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक है, प्रासंगिकता आपकी बनी रहे, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी कि हम 2015 का प्रश्न है और जो है हम अभी उसको जो है पढ़ते रहे और उसका कोई मतलब न निकले। मतलब अभी हमारे लिए काम करना हो तो फिर हम पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसलिए वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए उसको वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम प्रश्न पे आते हैं सीधे। आप पढ़ी रहोगे, थोड़ा सा प्रश्न को मैं जो है पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, जिससे आपको यहाँ पर अक्षर आराम से दिख जाए। तो यहाँ पर सत्यम कलंकपूर्ण कार्य 2009 के प्रकाश में कारपोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता या जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा करना। तो लाए गए जो परिवर्तन है सिर्फ उनकी चर्चा करनी, क्योंकि सरकार ने जो कुछ परिवर्तन किए थे केवल उनकी, क्योंकि अब देखिए ये करंट का विषय बन जाता है। अब क्या है कि करंट आप पढ़ रहे हो, जैसे वर्तमान में क्या है, अब आपको पढ़ने का तरीका यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। जब से आपने पीवाईक्यू देखा, इसका मतलब 2009 का मामला था और सरकार धीरे धीरे जो 2013-14 तक इसमें परिवर्तन करती रही। तो आपने अगर मान लो 2013 से पढ़ाई शुरू की होगी या 2012 से पढ़ाई की शुरू होगी, तभी आप जाकर के 2015 में यूपीएससी पेपर दे रहे होगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो है जो करंट में मुद्दे बने हुए थे, अब शासन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित करंट में मुद्दा बना, क्योंकि 2013 में जो है सिलेबस चेंज हुआ, मेंस का पैटर्न भी चेंज हुआ, तो उसमें गवर्नेंस जो है आएगा, गवर्नेंस से संबंधित जो है प्रश्न आएंगे। तो करंट्स में जो चला ये पूरा जो है प्रश्न पत्र करंट से संबंधित ही होता है, लेकिन बेसिक चीजें आप यहां से जान लोगे। अब धीरे धीरे मैं 2025 तक अगर पूरे प्रश्न करा दूंगा तो आपको इसमें थोड़ी बहुत अलग से गवर्नेंस की तैयारी करनी है, बाकी आपको करंट पढ़ना है और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके चली जानी है। आपका मैं निश्चित कह रहा हूं ये 40 नंबर का, कम से 40 से 50 नंबर का प्रश्न आता है, क्योंकि हर साल 2 प्रश्न से लेकर के 5 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें बनी रहती है। तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप कम से कम 50 से 60 नंबर का वेटेज यहाँ पर बढ़ा सकते हो। और ये ऐसी चीज है कि आपको थोड़ी मेहनत में, क्योंकि गवर्नेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी, जैसे आपदा प्रबंधन, गवर्नेंस, ये जो है थोड़ी मेहनत पे बड़ा जो है आपको इनाम मिलता है, या बड़ी चीजें बड़ा नंबर आपको मिल जाते हैं। क्योंकि भाई अब बताइए कि 50 नंबर आपको सिर्फ केवल 5-6 दिन की तैयारी में ही आपको मिल जाएंगे। ये तो आप प्री निकालने के बाद भी तैयार कर सकते हो, लेकिन अभी से अगर आप तैयार करते रहोगे तो प्री के बाद बड़े बड़े सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो करंट से आप जुड़ते रहिए, करंट आप पढ़ते रहोगे तो ये प्रश्नों को आराम से आप हल कर लोगे। ठीक, तो अभी क्या है कि फ्रेमिंग देखते रहो और वर्तमान और करंट को देखते रहो और बाद में जोड़ करके प्रश्न लिखा ना मेंस में। तो यहां पर देखिए मैंने कैसे लिखा, आप भी इसे कोशिश करिए कैसे लिखने की। ठीक, तो सत्यम घोटाला, पहले हमने देखिए कि सत्यम घोटाला की बात की तो हमने सत्यम घोटाले को ले लिया, क्योंकि उसी की बात ही चल रही। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आप चाहो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सत्यम घोटाला से स्टार्ट किया कि सत्यम घोटाला कोष्टक में 2009 डाल दिया। फिर भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता। अब देखिए ये शब्दावली मैं बार बार क्यों इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये शब्दावली आपको, क्योंकि आप लिख रहे हो GS2 का प्रश्न प्लस गवर्नेंस का लिख रहे हो। ठीक, गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस की यहां पर शब्दावली दिखनी चाहिए। आप पॉलिटी का प्रश्न लिख रहे हो तो पॉलिटी की शब्दावली दिखनी चाहिए। आप इकोनॉमी का प्रश्न लिख रहे हो तो इकोनॉमी की शब्दावली दिखनी चाहिए। उससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने उस सब्जेक्ट में अच्छी खासी पकड़ आपकी है। ठीक है, मैं इसीलिए यहां पर बार बार थोड़ा सा लंबा समय लेकर के इसको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहां पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को दिखाता है क्या, सत्यम घोटाला है। सत्यम घोटाला ये बता रहा है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी दिख रही है और जवाबदेहिता की कमी। इसका मतलब जो क्या है कि भ्रष्टाचार हुआ है और जो कंपनी के मालिक है वो जो निवेशकों का पैसा उनके प्रति जवाबदेही उनकी नहीं दिख रही। तो इस घोटाले ने कंपनी की बैलेंस शीट में, मैंने इसकी कहानी बता दी कि बैलेंस शीट में हेर फेर कर निवेशकों, कर्मचारियों और हितधारकों को गुमराह किया गया, जिसके बाद अब जैसे ये सब हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो इसके बाद कॉर्पोरेट शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये लगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार होना चाहिए। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पे चलते हैं। अब मैंने इसको देखो बिल्कुल सिंपल में, इसको मैंने यहां पर चार्ट बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो एक तो कंपनी अधिनियम 2000 संशोधन किया गया, जो 1996 कंपनी अधिनियम जो है उस पे, कंपनी लॉ उस पे जो है
संशोधन किया गया, 2023-13 लाया गया। फिर सेबी विनिमय, सेबी रेगुलेशन 2015 में लाया गया। CSR, कॉर्पोरेट सेक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये क्या होता है, कॉर्पोरेट मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया। CSR जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक। फिर विसल ब्लोवर, अभी मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था विसल ब्लोवर का। विसल ब्लोवर क्या होता है, जो कंपनी के अंदर किसी मतलब संगठन, ये संगठन है, इसके कुछ अंदर और कुछ बाहर, ठीक, कुछ अंदर रह करके जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, कुछ बाहर रह करके उजागर करते हैं, तो उनकी बात की। तो विसल ब्लोवर की भूमिका वहां पर, विसल ब्लोवर नीति लाएगी पॉलिसी की, उनके अंदर ऐसे कुछ संगठन बना के रख दिए जाए जो भ्रष्टाचार पर निगरानी कर सके, भ्रष्टाचार को उजागर कर सके, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, सरकार को भी तो इससे अंकेक्षण, ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग में सुधार की, समय समय पर उसकी ऑडिटिंग होती रहे, समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे, ठीक। अब मैंने इसी जो ये पॉइंट यहां पर दिए थे 1 2 3 4 5, इसी को मैंने यहां पर इलेबोरेट किया। आप भी ऐसे इलेबोरेट करिए तो सर उसको अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि इसने जो है पहले वहां पर थोड़ा सी, जैसे मान लो प्रश्न एग्जामिनर को पढ़ने का मन ना हो तो वो केवल इसी ग्राफ को देखेगा तो उसकी इच्छा होने लगेगी कि हाँ यार इसने समझाने का प्रयास किया। तो यहां पर वो क्या करेगा, इसको और पढ़ने का प्रयास करेगा कि हाँ यार उसने प्रस्तुति, आपकी जो प्रस्तुति है वो बेहतर होनी चाहिए। तो आपने प्रस्तुति इतनी बेहतर करी तो आपको सीधी सी बात है कि 10 नंबर का प्रश्न है तो सीधे आपको 5 नंबर तो देगा ही देगा। उसकी मतलब उसको इतना विवश कर देना है एग्जामिनर को कि ऑटोमेटिक आपको 5 नंबर दे, ठीक। तो कंपनी अधिनियम 2013 निदेशकों जो उसके डायरेक्टर होते हैं की जवाबदेही को स्पष्ट करता है, ठीक। लेखा परीक्षण की निष्पक्षता, जैसे यहाँ पर मैंने का नंबर दिया, फिर इसके अंदर खा नंबर दिया, ठीक। लेखा परीक्षण जो ऑडिटिंग की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए कि मतलब सही से ऑडिटिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पक्षपात हो, ठीक। सेबी विनिमय 2015 कि सूचीबद्ध जो कंपनियों को समय पर और सटीक जानकारी का प्रैक्टिकल, ऐसा ना हो कि मतलब बता दिया जाए कि कंपनी जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, अब लोग आकर के उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना, सूचीबद्ध किसी सेबी में जाकर नई नई कंपनियां सूचीबद्ध हो रही हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेबी के द्वारा बता दिया गया कि जो है जो सत्यम कंपनी है ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही, लोग वहां पर निवेश करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, शेयर लेने लगे, इस तरह से। निवेशकों को भरोसा दिलाने हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, वित्तीय रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि भरोसा दिलाना है कि भाई उसमें जो है उसकी रिपोर्टिंग की गई है ये सही है, गलत नहीं है, ठीक। इस तरह से फिर CSR हमने यहाँ पर इसको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया। कंपनी में सामाजिक हित में भी योगदान करना होगा। मान लो कंपनी है तो उसका कुछ %, कुछ उसका दायित्व सामाजिक क्षेत्र में, जो जैसे कुछ गरीब तबके के लोग हैं, ठीक, कुछ समाज में पिछड़े लोग हैं, कुछ समाज में दलित लोग हैं, कुछ समाज में जो ऐसे लोग हैं जनजाति लोग हैं जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े, समाज में हाशिए पर हैं, तो उनको उनका विकास करने के लिए, समावेशी विकास करने के लिए सरकार कर रही है, कुछ आपसे अपेक्षा रख रही है कि आपने जो है 5 करोड़ कमाया तो 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए आप गरीबों के प्रति खर्चा करिए और पर्यावरण के क्षेत्र पर खर्चा करिए। तो सामाजिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य किया गया कंपनी को, ठीक। फिर विसल ब्लोवर नीति लाई गई कि आंतरिक अनियमितताओं, जो अंदर कंपनी के अंदर अनियमितताएं होती हैं उनकी रिपोर्टिंग है, सुरक्षित तंत्र विकसित किया गया है, ठीक, के अंदर ही लोगों को बैठा दिया गया कि अगर घोटाला हो, ये कुछ ऐसी गलत गतिविधियां चल रही है तो पहले ही हमको आगाह कर दिया जाए। तो विसल ब्लोवर आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है तो। फिर अंकेक्षण, ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग, इसको निगरानी भी कर सकते थे आप हिंदी में, मुझे उस समय ये शब्द नहीं याद आया तो मैंने इसको मॉनिटरिंग ही, कुछ शब्दों को आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हो, जैसे नहीं पता है आपको इंग्लिश शब्द आ रहा है तो इसको आपने देवनागरी में मॉनिटरिंग कर दिया, कोई नंबर नहीं कटेगा। और थोड़ी थोड़ी आप जैसे इस तरह से CSR लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत डाल सकते हो, ठीक। तो लेखा परीक्षण में पारदर्शिता के लिए नियामकीय परीक्षण की व्यवस्था की जाए, मतलब रेगुलेशन उसका होना चाहिए। बाहरी ऑडिटरों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए, मतलब बाहर से, अंदर से ऑडिटिंग, मतलब अंदर के ही लोगों को ये ना कहा जाए कि वो ऑडिटिंग करें, बाहर से लोगों को बुलाया जाए कि जिससे वो निष्पक्ष रूप से ऑडिटिंग कर सके, कंपनी को सही सही उनकी जानकारी को बाहर लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग इस कंपनी के बारे में जान सके कि वो प्रॉफिट में है कि लाभ में है। अगर प्रॉफिट में है तो वो आकर के अपना निवेश उसमें शेयर खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा निष्कर्ष को बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास किया, आप चाहो तो इससे सीख सकते हो। ये निष्कर्ष और ये भूमिका आपको जो है
प्रश्न को लिखने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा कर देगी। हिंदी माध्यम में आपको अगर रैंक लानी है, अंडर 100 में, अंडर 50 में अगर रैंक लानी, तो आप सही बता रहा हूँ कि ये अगर उत्तर लेखन कार्यक्रम आपने सही में पूरा कर लिया तो 2026 में आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। ठीक, तथा उक्त उपायों, अब मैंने जितने उपाय बताए उसकी बात कर दी। उक्त उपायों के माध्यम से कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, फिर मैंने वही शब्दावली यूज की, जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस घोटाले से सबक लेते हुए सशक्त विधिक ढांचे और तथा नैतिक मानकों का विकास किया गया है। नैतिक मानक भी बताए गए जो सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास, ये शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। समावेशी विकास क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। न पता हो तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर एक शब्द होता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय, ये थोड़ा सा इकोनॉमी से जुड़ता है। ये भी एक समावेशी विकास होता है, एक वित्तीय समावेशन। ये दो शब्द मुझे जो है बताना। फिर मैं अगर नहीं पता होगा तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो ला करके, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वहां पर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब 2016 का प्रश्न आ गया गवर्नेंस का। अब आप लोग ये बताइए कि मैं गवर्नेंस का ही प्रश्न देता रहूं या कोई और सब्जेक्ट पकड़ लूं। छोटा सब्जेक्ट का मतलब, जैसे कि अभी क्या है कि दिसंबर तक मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट जो केवल प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं, वो मैं पूरा कर दूं। बाकी प्री के लिए तो हमारी सीरीज चली रही है। और मेंस में जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, ये सब्जेक्ट हो गए। और जैसे कि आंतरिक सुरक्षा हो गए, आंतरिक सुरक्षा। इस तरह से मैं प्रश्नों के माध्यम से इनको करा दूं। आंतरिक सुरक्षा हो गया, और भी बताना, IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी, जैसे भारतीय समाज हो गया, ये केवल मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन इनके आ जाते हैं। तो आप मुझे बताना कि इनमें से, जैसे एथिक्स हो गया, इनके प्रश्न में कराऊं या मैं उन प्रश्नों को कराऊं, भूगोल जैसे है, इतिहास है, इसको तो मैं बाद में भी करा दूंगा। ये मेंस के साथ में बीच बीच में चलते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो है प्रीलिम्स में, क्योंकि ये प्रीलिम्स में जैसे इतिहास हो गया प्लस भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, प्लस आपका पर्यावरण हो गया, प्लस इकोनॉमी हो गया, और इसके साथ साथ राज व्यवस्था हो गई। ये क्या है कि प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो ये सब्जेक्ट में जो है प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो आप दोनों को मिलाकर करोगे। अब मैं सोच रहा हूं कि आपके मेंस के सब्जेक्ट जो दिसंबर तक पूरे समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद हम प्री पे लगेंगे। तो बीच बीच में मेंस की प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन हफ्ते में 2 या 1 क्वेश्चन करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। मार्च तक तो हम मेंस का थोड़ा थोड़ा खींचते रहेंगे, मार्च के बाद पूरी तरह से हम लग जाएंगे प्री में। ठीक, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए मुझे, तो मुझे भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। तो मैं पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से हिंदी मीडियम के रिजल्ट के लिए पूरी तरह से आप लोग काम करूंगा। आप लोग जो कहोगे वो करूंगा। अब इसमें क्या है कि टेलीग्राम में मैं सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा, मुझे भी हतोत्साहित होता हूँ। जो टीम है हमारी, टीम का मतलब हम 2 लोग हैं, तो सर को भी लगता है कि अभी कंटेंट नहीं दूं, जब तक डिमांड ही नहीं है लोगों की तो क्या देना। तो यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय शासकीय तंत्र। अब यहाँ पर देखिए, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, इंग्लिश में पढ़ लिया करो। शासकीय, अब शासक, शासकीय, ये क्या है तो नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में पढ़ लो। शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कार्यकर्ताओं, नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका को सीमित ही रही है। भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कार्यकर्ताओं या कर्ताओं की भूमिका सीमित रही। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब गैर शासकीय कार्यकर्ताओं का मतलब NGO होते हैं, सिविल सोसाइटी हो गई, नागरिक समाज, इसके बारे में इनडायरेक्ट पूछ रहा था। ये शब्दावली, अब जैसे आपने यहाँ नॉन स्टेट कार्यकर्ता पता चल गया। अब 2026 में मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो समझ में नहीं आते, तो यहाँ पर गैर राजकीय शब्द आ गया, आपको यहीं पर वेटेज मिल जाएगा। आपने क्योंकि PYQ देखे, और मैं सच बता रहा हूँ, जितना PYQ मैं करा रहा हूँ, अगर आपने कर लिया तो हिंदी माध्यम में मेंस में आप इतना बेहतर मेंस लिख के आओगे खुद, क्योंकि पूरे प्रश्न ही करा डाल रहा हूँ, और प्रश्नों के माध्यम से आपका लगभग कोर्स भी तैयार हो जाएगा। बाकी आप खुद से भी तो पढ़ोगे। अब कोशिश रहेगी तो प्री निकलने के बाद मेंस में पूरा सिलेबस भी पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, फ्री में पढ़ा दूंगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, धन्यवाद।